हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 जनवरी के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, आज उसकी सेल का लास्ट डे है। आपको कोड यूज़ करना है जीजीसी, अगर आप 3,000 रुपये का डिस्काउंट उस पर चाहते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी का औपचारिक रूप से सदस्य बनने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? एक संगठन है जिसमें अब 9 मेंबर थे, भारत को मिला के अब 10 मेंबर हो गए हैं। SKAO। SKAO क्या है? स्क्वायर किलोमीटर अरे। अरे मतलब होता है बहुत सारे, जब वेधशालाएं या ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष को देखने वाले जो टेलीस्कोप होते हैं, दूरबीन होते हैं, उनका झुंड, तो उसको बोलते हैं अरे। तो स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, इसका हेडक्वार्टर यूके में है, राइट। और इसमें 10 कंट्रीज के मेंबर हैं। 10वां इंडिया बना है। इंडिया ने मेंबर बनने के लिए 1250 करोड़ रुपए की फ़ी दी है। तो ये पहला स्टेप है। और 1250 करोड़, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसने 1250 करोड़ रुपया जो है वो दिया है स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी का मेंबर बनने के लिए। अब ये स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी है क्या? तो 10 कंट्रीज़ जो है, मैंने बताया 10 कंट्री मेंबर हैं इसके, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, अब इंडिया भी, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन और नेदरलैंड। ये वो 10 कंट्री हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्होंने मिलके दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया है। और ये रेडियो टेलीस्कोप जो है ये एक ही जगह पे नहीं लगा। इन्होंने क्या करा, हज़ारों हज़ारों मतलब हज़ारों ये छोटे छोटे रेडियो टेलीस्कोप के एंटीना लगाए हैं। तो इनसे मिलके ये बना है रेडियो टेलीस्कोप। और ये हज़ारों जो रेडियो टेलीस्कोप एंटीना लगाए हैं, कहाँ पे लगाए हैं? ये लगाए हैं एक तो साउथ अफ्रीका में, और एक लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक साउथ अफ्रीका में लगाए हैं और एक ऑस्ट्रेलिया में लगाए हैं। तो ये हज़ारों जो ये टेलीस्कोप के एंटीना जो हैं, जो इन्होंने लगाए हैं, इनसे मिलके जो इनका फीडबैक होता है सारा एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है। और उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम गैलेक्सीज़ के बारे में, तारे कैसे बने, तो बेसिकली ये करता क्या, ये रेडियो टेलीस्कोप इतना बड़ा जो हज़ारों रेडियो टेलीस्कोप एंटीने से मिलके बना है, ये हमारे गैलेक्सीज़ वगैरह में जो ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं उनको स्टडी करता है। गुरुत्वाकर्षी जो किरणें होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं, उनको स्टडी करता है डिटेल में। और फिर ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको अनमास्क करने की कोशिश करता है, उनको समझने की कोशिश करता है। क्लियर? गैलेक्सीज को, स्टार्स को, ये सब काम SKA यानी स्क्वायर किलोमीटर अरे करता है। और ये 2029 में काम शुरू कर देगा। तो भारत भी इसमें जुड़ गया है, भारत भी इसका मेंबर बन गया है। और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका की जो लीगो कंपनी है वो लीगो ऑब्जर्वेटरी भारत में बना रही है। इनके 2 ऑब्जर्वेटरी हैं, दोनों अमेरिका में है। तो इनका ये अमेरिका के बाहर पहला, और वैसे तीसरा ऑब्जर्वेटरी है, ये हिंगोली महाराष्ट्र में सेटअप किया जा रहा है। हिंगोली महाराष्ट्र में सेटअप किया जा रहा है, राइट। लीगो ऑब्जर्वेटरी, लीगो क्या बोलते हैं? लीगो की फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यानी ये वही करेगी, गुरुत्वाकर्षी जो किरणें हैं उनको स्टडी करेगी। तो लीगो ऑब्जर्वेटरी भारत में हिंगोली जिला महाराष्ट्र में सेटअप किया जा रहा है। अगर हम SKAO के मेंबर बन जाते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज, मेंटरशिप वगैरह SKAO से मिलेगी। SKAO 2029 तक काम करना स्टार्ट कर देगा। और हज़ारों रेडियो टेलीस्कोप एंटीने से मिलकर बनाए, जिनको हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सेटअप किया है। क्रिस्टल क्लियर? और भारत में एक और बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लगा हुआ है जिसको बोलते हैं जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इसको शॉर्ट में कहा जाता है GMRT। और ये कहाँ लगा है? ये पुणे में लगा है, पुणे में लगा है। हाल ही में खबरों में आई भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में हिट एंड रन सड़क दुर्घटना के मामलों में अधिकतम कितने साल की कैद का प्रावधान है? तो ये जो नई भारतीय न्याय संहिता आ रही है, ये क्या करेगी? हमारे पुराने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगी। अभी जो हम सज़ा देते हैं कोई भी कानून तोड़ने पे, वो इंडियन पीनल कोड 1860 के हिसाब से देते हैं। और ये बहुत पुराना हो गया 1860, आप देख ही रहे हैं कितना टाइम हो गया, 160 साल से ज़्यादा हो गए। तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता से। अब इसमें हिट एंड रन में पहले 2 साल तक की सज़ा हो सकती थी सिर्फ। हिट एंड रन ये होता है, आपने गाड़ी से किसी को टक्कर मार दी और फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय या लोकल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने की बजाय आप वहाँ से भाग गए, उसको बोलते हैं हिट एंड रन। लेकिन अब हिट एंड रन में धारा 106(2) लगेगी, जो पहले से लगती है। लेकिन पहले उसमें सिर्फ 2 साल तक की सजा थी, अब 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। मैं रिपीट करता हूँ, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना, 10 साल तक की सजा, या दोनों आपको हो सकते हैं। तो ट्रक ड्राइवर वगैरह इसका जो है काफ़ी विरोध कर रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं काफ़ी दिनों से। उनका ये कहना है, अगर मान लो किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी को टक्कर मार दी और वो वहाँ पे रुक गए,
तो वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी वो ट्रक ड्राइवर को मार देगी जान से। मॉब लिंचिंग बोलते हैं इसे, मॉब लिंचिंग कर देगी। तो वो कह रहे हैं कि ये तो मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं है ये चीज़ तो। और भारत में हर साल 50,000 लोग मरते हैं हिट एंड रन में। अब वो वाली बात है, हिट एंड रन में अगर वो नहीं मरेगा तो ट्रक ड्राइवर फिर मरेगा अगर रुक गया तो इसलिए वहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, ऐसा मतलब लोगों की अलग अलग धारणाएं रहती हैं। बाकी मेरी व्यक्तिगत तो ये है कि मेरे जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है कि अगर, वैसे हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन अगर मान लो मेरी गाड़ी से किसी को टक्कर हो गई, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने आसपास, मेरी तो चलो आज तक किसी गाड़ी से टक्कर नहीं हुई, किसी ने चाहे मुझे जरूर मार दिया, मैंने किसी को नहीं मारी। तो अब वहां पे वो व्यक्ति क्रोध में आएगा एकदम से, और वो क्रोध में वो क्या कर बैठे, क्योंकि देखो जब गुस्सा ठंडा होता है तब आदमी को एहसास होता है कि वो गलत किया है वो, लेकिन उस समय उस क्रोध में, उस एकदम एलिवेटेड स्टेट में तो भागने में ही भलाई रहती है, राइट। तो गाड़ी पे टक्कर हो, हमने देखे कई सारे, दिल्ली में तो खैर बहुत मामले हम देखते ही हैं हर रोज़ कि गाड़ी की टक्कर हुई तो कैसे एकदम से लोग लड़ते हैं, मारपीट होती है और उसमें काफ़ी हिंसा तक हो सकती है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है उनका ये कहना। इतनी सज़ा आप दे रहे हो, 10 साल अगर आप वहाँ से चले गए हिट एंड रन के बाद, और 7 लाख रुपए का जुर्माना, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। सेक्शन याद रखो 106(2), और इंडियन पिनल कोड जो पुराना है 1860 का, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता से। आपके इस पे क्या विचार है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना। ये सुरक्षा बल ने शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करा है आवाम से आवाम के लिए। आवाम से, भाषा से समझिए, आवाम, आवाम से आवाम के लिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च करा है। ये हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, राइट। तो इन्होंने लॉन्च करा, इनका नाम है आर स्वैन। स्वैन। ये बेसिकली क्या है, इस पे सिर्फ जम्मू कश्मीर का आम नागरिक ही नहीं, बल्कि अगर कोई पुलिस वाला भी है, उसे भी कोई शिकायत है तो वो इस पर दर्ज कर सकता है और उसका तुरंत त्वरित निवारण होगा। इतना ही नहीं, आपको पता चलता रहेगा आपकी शिकायत के ऊपर क्या रियल टाइम, वास्तविक समय में क्या अपडेट चल रहा है, एसएमएस के द्वारा और ईमेल कंफर्मेशन के द्वारा। जयपुर वैक्स संग्रहालय, जयपुर वैक्स म्यूजियम कहाँ पे है, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है। ये नाहरगढ़ किले में है, तो आंसर है नाहरगढ़ का किला। ये किला 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह जी ने बनवाया था और जयपुर में है। ये काफ़ी बड़ा किला है ये। इनफैक्ट नाहरगढ़, आमेर का किला और जयगढ़, ये 3 किले हैं, जयपुर की रक्षा करते थे पहले ये। तो तीनों जयपुर में है, आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला और आमेर का किला, जयगढ़ का किला, ये तीनों महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था इसे, नाहरगढ़ के किले को 1734 में। तो यहाँ पे जयपुर वैक्स म्यूजियम है, इसमें लगभग 43 सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके मोम के पुतले हैं। बाबा साहेब जी का पुतला भी यहाँ पे लगा दिया गया है महापरिनिर्वाण दिवस के दिन। तो 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की डेथ हुई थी। महापरिनिर्वाण दिवस हम उसे बोलते हैं, और चैत्य भूमि हम बोलते हैं इनके समाधि स्थल को, राइट। तो 5 फुट 11 इंच का पुतला है ये, और इसका वजन है लगभग 38 किलो। मोम का बना हुआ है ये, मोम का ये बना हुआ है। क्या आप ऐसा म्यूजियम, कोई म्यूजियम बता सकते हो जहाँ पे मोम के पुतले बहुत फेमस हैं? मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं मैडम टुसाओ। तो मैडम टुसाओ, ये वैसे तो ब्रिटेन का कंसेप्ट था, लेकिन अब इनके मैडम टुसाओ के जो म्यूज़ियम हैं वो पूरी दुनिया में खुल गए हैं, इवन दिल्ली में भी खुल गए हैं मैडम टुसाओ के जो वो है ना, तो इसे मैडम टुसाओ बोलते हैं। इवन नोएडा में है, इवन आई थिंक सीपी में भी खुला था अभी बीच में। तो इनके इंडिया में भी बहुत सारे जो हैं वो खुल चुके हैं, और वर्ल्ड में तो ऑब्वियसली मैडम टुसाओ एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और ओरिजिनली ये लंदन में खुला था म्यूज़ियम मैडम टुसाओ का, लेकिन अब तो खैर दुनिया के बड़े बड़े शहरों में इनके म्यूज़ियम है। फ्रेंचाइज बन गया है अभी ये, देखो जब कोई चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है ना तो वो फ्रेंचाइज बन जाती है, खोले जाओ फिर, तो वही वाली बात है। हाल ही में कौन डिजिटल शेंजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? डिजिटल तौर पे शेंजन वीज़ा जारी हो रहा है। शेंजन वीज़ा को पाना बहुत ही टफ मतलब है, इतनी लंबी लाइन रहती है, वो रहती है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो मतलब लाइन में लगे हुए हैं पता नहीं कब से। तो शेंजन वीज़ा जो है ये यूरोप यूनियन और 4 कंट्री और वो देते हैं, उसके बारे में मैं खैर अभी बताता हूँ। आंसर पहले है फ्रांस, यानी शेंजन वीज़ा जो है ये फ्रांस आपको दे रहा है, डिजिटली दे रहा है, ये पहली बात है। ये पहला कंट्री है जो डिजिटल शेंजन वीज़ा दे रहा है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ शेंजन वीज़ा होता क्या है। तो इसको बोलते हैं शेंजन वीज़ा। बेसिकली शेंजन एक प्लेस है लग्जमबर्ग में, यूरोप का कंट्री है लग्जमबर्ग। तो यहाँ पे कई कंट्री मिले और वहाँ पे डिसाइड हुआ कि भाई देखो अलग अलग वीज़ा देंगे तो टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको मान लो फ्रांस जाना है, और आपको स्विट्ज़रलैंड भी जाना है, आपको जर्मनी भी जाना है, ठीक है। अब फ्रांस का वीज़ा लो पहले, फिर स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लो, फिर जर्मनी का वीज़ा लो, सबका नुकसान है। क्यों ना एक ही वीज़ा ले लिया जाए और उसमें तीनों कंट्री घूम लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा तरीका है, तो टूरिज्म बढ़ेगा यूरोपियन यूनियन में।
तो इन्होंने क्या करा, शेंजन एग्रीमेंट साइन करा। आज के टाइम में शेंजन वीज़ा कितने कंट्रीज पे अप्लाई होता है? अब आप जानते हो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं। क्या सारे 27 शेंजन में कवर्ड है? नहीं, 27 में से 23 कंट्री कवर्ड है यूरोपियन यूनियन के। इसके अलावा 4 कंट्री और हैं इसमें। ये 4 कंट्री कौन से हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? देखो, यूरोप में होना और यूरोपियन यूनियन में होना अलग अलग बातें हैं। यूरोप में तो काफ़ी सारे कंट्री हैं, जैसे स्विट्जरलैंड भी है, लेकिन स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ईयू का नहीं है। ठीक है, नॉर्वे, आइसलैंड, और एक कंट्री आपने सुना होगा लाइचेनस्टीन, लाइचेनटेनस्टीन। तो ये 4 कंट्री और जोड़ लो। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, तो आपको पता है यूरोपियन यूनियन के 27 में से 23 कंट्री इसको अपनाते हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह ये सब हैं। उसके अलावा 4 कंट्री यूरोपियन यूनियन के नहीं हैं, लेकिन वो भी शेंजन को वीज़ा को मानते हैं। ये हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइचेनस्टीन। अब अगर आपने शेंजन वीज़ा ले लिया तो आप ये 23 कंट्री यूरोपियन यूनियन के और ये 4 कंट्री घूम सकते हो, यानी 27 कंट्रीज आप घूम सकते हो। इसको बोलते हैं शेंजन एरिया। ये 27 कंट्री, जिनमें 23 यूरोपियन यूनियन के हैं और 4 यूरोपियन यूनियन के बाहर के हैं। तो शेंजन एक जगह है लग्जमबर्ग में, इसको बोलते हैं शेंजन वीज़ा। और बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, 90 दिन के लिए मिलता है, टूरिज्म के लिए, बिजनेस या टूरिज्म के लिए। ये परमानेंट वीज़ा नहीं है, टेम्प्रेरी वीज़ा है। और फ्रांस की राजधानी जो है, वहाँ पे अभी समर ओलंपिक भी होने वाले हैं पेरिस में। उसके लिए मैस्कॉट है द फेरेंजियल कैप। फेरेंजियल कैप ये एक टोपी है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त पहनी जाती थी क्रांतिकारियों के द्वारा। सीरिकम एक संस्था है, उनकी रिपोर्ट आई है। तो हवाई अड्डों के परिचालन के ऊपर, यानी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा है हमारे हवाई अड्डों का, कितने वो पंचुअल हैं, समय की पाबंद कितने हैं, कितने डिसिप्लिन हैं। तो वैश्विक हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा है जो दूसरे नंबर पर रहा? देखो, पूरी दुनिया का सबसे पंचुअल, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन हवाई अड्डा कौन सा है? वो है मिनियापोलिस हवाई अड्डा, अमेरिका का। अमेरिका में एक जगह है मिनियापोलिस, वहाँ पे सेंट पॉल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सेंट पॉल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में, ये नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा समय का पाबंद है, सबसे ज़्यादा वो है। दूसरे नंबर पे है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद का है। और तीसरे नंबर पे है बेंगलोर का केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, बेंगलोर का केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। इसके अलावा अगर मैं एयरलाइंस की बात करूं कि सबसे पंचुअल एयरलाइन कौन सी है, लो कॉस्ट वाली, तो लो कॉस्ट वाली दुनिया की सबसे पंचुअल एयरलाइन है सैफ एयर। ये साउथ अफ्रीका की एयरलाइन है सैफ एयर। और भारत की इंडिगो जो है, उसने हमारा नाम ऊंचा किया। तो भारत की इंडिगो 8वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। जो लो कॉस्ट एयरलाइन है, जो सस्ती एयरलाइंस होती हैं, एयरलाइन भी 2 तरह की होती है ना। अब आप विस्तारा में बैठोगे तो ऑब्वियसली महंगी है वो, लेकिन बजट एयरलाइन होती हैं जो सस्ती होती हैं, स्पाइस जेट है, इंडिगो वगैरह, ये बजट एयरलाइन, लो कॉस्ट एयरलाइन में आती हैं। तो लो कॉस्ट एयरलाइन में सैफ एयर जो है वो साउथ अफ्रीका की एयरलाइन सबसे वो है, नंबर 1 है और समय की पाबंद है। और इंडिगो पूरी दुनिया में 8वें नंबर पे रही। सैफ एयर पहले नंबर पे रही, इंडिगो 8वें नंबर पे रही। आत्मनिर्भर भारत उत्सव हुआ अभी, उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? उसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। और किसने करवाया आत्मनिर्भर भारत उत्सव? DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो कि हमारे वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसमें भारत की हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कल्चरल रिचनेस वगैरह ये सब शोकेस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने एक जिला एक उत्पाद अवार्ड्स भी दिए। अब ये एक जिला एक उत्पाद सबसे पहले यूपी ने शुरू करा था 2018 में। फिर ये सबको इतना अच्छा लगा हमारी केंद्र सरकार को, ये सेंट्रल लेवल पे चला दिया। तो भारत के अब सभी राज्य एक जिला एक उत्पाद योजना को चला रहे हैं। पहले ये आइडिया था योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने कहा हम हर जिले को एक उत्पाद के साथ जोड़ दें, तो उससे क्या होगा, वो उत्पाद उस जिले की पहचान बन जाएगा, मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। समझ में आया आपको? तो वो वाली बात है। जैसे आप मान लो बोलते हो भदरवा का राजमा, अब आप भदरवा जब घूमने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ का राजमा खरीदेंगे। मान लो आप बोल रहे हो आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा। तो ऐसे हर आइटम, एक आइटम को ना किसी भी शहर के साथ जोड़ दो। जैसे आप बोलते हो मुरादाबाद के पीतल के बर्तन। तो जब हम एक जिला एक उत्पाद योजना इतनी हिट हो चुकी है आज के टाइम में, पहले यूपी ने शुरू करी थी जनवरी 2018 में, और अब तो भारत का हर राज्य वहाँ पे ये चल रही है। अब इसमें एक जिला एक उत्पाद में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, इसके लिए पुरस्कार दिए गए। तो पहले जिलों की बात करते हैं। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार जिलों में किसे दिए गए? अब जिलों में 2 कैटेगरी हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि उत्पाद 2 तरह के होते हैं, कृषि और गैर कृषि। तो पहले एग्रीकल्चर वाले की बात करें, सिर्फ गोल्ड मेडल याद रखना है आपको, वो मिला अल्लूरी सीताराम राजू जिला। इसका नाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पे रखा है, जिले का नाम ही रख दिया अल्लूरी सीताराम राजू। ये जिला है आंध्र प्रदेश में
और यहाँ की उत्पाद है अराकू कॉफ़ी। अराकू कॉफ़ी ये अराकू घाटी में ग्रो होती है, अराकू कॉफ़ी। क्लियर? तो अलूरी सीताराम राजू जिला आंध्र प्रदेश का, उसे एग्रीकल्चर कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है क्योंकि इसका उत्पाद एक कृषि उत्पाद है, वो है कॉफ़ी। अराकू कॉफ़ी, इसको मिला है गोल्ड मेडल। अब बात करते हैं गैर कृषि। तो काकीनाडा, अगेन आंध्र प्रदेश का जिला है काकीनाडा, और इसका उत्पाद कौन सा है? जमदानी साड़ी। यहाँ पे एक साड़ी होती है जिसको बोलते हैं जमदानी साड़ी, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो जमदानी साड़ी के लिए एक जिला एक उत्पाद अवार्ड नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में आंध्र प्रदेश को मिला है गोल्ड मेडल, ध्यान रखिए। अब मैं राज्यों की बात करूं तो राज्यों में तो यूपी नंबर 1 ऑब्वियसली, यूपी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा एक जिला एक उत्पाद में। लेकिन ये कैटेगरी ए, राज्यों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बड़े राज्य एक छोटे राज्य। तो कैटेगरी बी में छोटे आते हैं, मतलब या तो फिर बहुत ही छोटे राज्य या हिमालयी राज्य या पूर्वोत्तर के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तो उनमें जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा। तो यूपी ने टॉप किया कैटेगरी ए में और जम्मू कश्मीर ने टॉप किया कैटेगरी बी में। बस इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2024 को मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और अनुशासन यानी डिसिप्लिन का साल घोषित करा है? ये घोषित करा है इरेडा ने। अभी इरेडा का आईपीओ भी आया था, आपको याद हो। इरेडा का शेयर 160% भाग गया था आगे। और जो कई बार क्या होता है, जब शेयर मार्केट में कोई शेयर बढ़ता है और हम नहीं खरीदते तो हमें बाद में दुख होता है, अरे हमने खरीद लिया होता। ये वैसा शेयर है। मैं इसके रोज प्राइस चेक करता था इरेडा के, और ये कितने का खुला था? शायद 40 रुपये कितने का खुला था, 120, 130, 140 पे पहुंच गया था। तो ऐसा लगता है बाद में कि कहते हैं ना हाइंडसाइट, या पीछे मुड़ के देखते हैं तो सब अच्छा लगता है। ये लगता है अरे ये क्यों नहीं किया हमने, पर नीचे भी जा सकता था, पेटीएम वाला हाल हो जाता। तो रिस्क तो रहता है ना। तो इरेडा कंपनी क्या है ये समझो, नाम से पता चल रहा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए कंपनी बनी है। ये एक मिनी रतन कैटेगरी 1 कंपनी है और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन आती है। तो इन्होंने 2024 का साल मानव संसाधन विकास और अनुशासन का साल डिक्लेयर करा इस कंपनी के चेयरमैन ने, जिनका नाम है प्रदीप कुमार दास। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऐसा नहीं कहता। यूनाइटेड नेशन कहता है 2024 का साल है ऊंट का साल, यानी कैमलिड्स का साल। कैमलिड्स, लामाज वगैरह ये जो जानवर होते हैं इनका साल। और यूनाइटेड नेशन ने 2025 का तो नहीं बताया अभी, लेकिन 2026 का साल भी बता दिया है। ये साल है रेंज लैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स का। ये इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई हिंदी शब्द ऐसा मिला नहीं मुझे कोई। रेंज लैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स मतलब जो पशु चराने वाले लोग होते हैं, जो घास के मैदानों में रहते हैं। रेंज लैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट का साल 2026 का साल। एक करमान नाम का शहर है, यहाँ पे 2 बम विस्फोट हुए, 95 लोग मर गए और 211 घायल हो गए। कहाँ पे है ये शहर? ये ईरान का शहर है। तो आंसर है ईरान। 1979 में इस्लामिक क्रांति आई थी ईरान में, ठीक है। तो वहाँ पे शरिया वगैरह ये सब लागू हो गया था। उसके बाद से ये सबसे डेडली अटैक है। और जब इस्लामिक क्रांति आई 1979 में ईरान में, तब तो ऑब्वियसली बहुत लाखों लोग मरे, वो सब क्रांति थी वो तो। लेकिन उसके बाद ये सबसे डेडली अटैक है। तो इसे समझिए 95 लोग तो तुरंत मर गए थे। और इस समय इजराइल और ईरान के बीच में रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को एक किताब गिफ्ट करी गई, जिस किताब का नाम है श्रीरंगम द रेस्प्लेडेंट किंगडम ऑफ रंगराज। ये किसने गिफ्ट करी? अन्नामलई। के अन्नामलई बीजेपी की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु में, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी जो है वो एक बड़ी पार्टी बने। अभी तो वहाँ 2 ही पार्टियों का राज है, डीएमके और एआईडीएमके। एआईडीएमके पार्टी जो जयललिता की थी, पनीर सेल्वम और ये सब जो लोग थे, ओपीएस वगैरह, ओ पनीर सेल्वम और ये सब जो थे, ओपीएस और ईपीएस, ई एडपड़ी पलनास्वामी। और डीएमके जो स्टालिन और ये जो लोग हैं, क्या नाम है, उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन वगैरह, ये सब जो लोग हैं, डीएमके करुणानिधि की पार्टी। 2 ही पार्टियाँ हैं मेन तो, बाकी बीजेपी अपने धीरे धीरे पैर पसार रही है। तो ये किताब गिफ्ट करी अन्नामलई ने प्रधानमंत्री मोदी को। ये प्रकाशित किसने करी है? हिंदू प्रकाशन समूह, हिंदू पब्लिकेशन ग्रुप ने इसे प्रकाशित किया है। तो बेसिकली बात ऐसी है, ये किताब श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल के ऊपर है। रंगनाथ किसे बोलते हैं? भगवान विष्णु को बोलते हैं। तो श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल बहुत बड़ा विष्णु भगवान का टेम्पल है। कहाँ पे? त्रिची में, तिरुचिरापल्ली, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे। और त्रिची एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये किताब उन्होंने पीएम मोदी को गिफ्ट की। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस प्रक्षेपण यान में, किस स्पेस लॉन्च व्हीकल में, रॉकेट में GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? ये GSAT-20 सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह देगी ये भारत में। तो ये 48 Gbps तक की कनेक्टिविटी देगी। 2024 में जून के आसपास लॉन्च होगी, अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है।
और ये लॉन्च फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगी, जो स्पेसएक्स का रॉकेट है NSIL, यानी इसरो की कमर्शियल नाम है, व्यावसायिक शाखा है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये PSLV GSLV वगैरह यूज़ क्यों नहीं कर रहे? देखो, भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है, सबसे भारी LVM-3, ये सबसे भारी सैटेलाइट लेके जा सकता है, लेकिन ये GSAT-20 सैटेलाइट का वजन है 4700 किलोग्राम, तो इसको LVM-3 भी लेके नहीं जा सकता। इसीलिए हमने इस फैल्कन 9 का यूज़ लिया है। फैल्कन 9 8300 किलो तक के सैटेलाइट लेके जा सकता है। तो GSAT-20 कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट है, संचार के लिए है, इंटरनेट के लिए है। तो इसको लॉन्च किया जाएगा NSIL के द्वारा, और रॉकेट जो यूज़ होगा वो है फैल्कन 9, जो कि स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट है। बाकी NSIL ने पिछले साल यानी जून 2022 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, GSAT-24। ये भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, और ये लॉन्च किया गया था टाटा स्काई के लिए। आज टाटा स्काई को टाटा प्ले बोलते हैं। तो टाटा प्ले ने यूज़ लिया GSAT-24 का। आर्सलर मित्तल, ये बहुत बड़ी स्टील कंपनी है। हाइपर लूप में रिसर्च करने के लिए भारत के कौन से IIT के साथ इन्होंने करार किया है? ये है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास की दो कंपनियां हैं, एक का नाम है आविष्कार हाइपरलूप, और एक का नाम है ट्यूटर हाइपरलूप, TUTR, ट्यूटर हाइपरलूप। इन दोनों के साथ मिलकर ये काम करना चाहती है हाइपरलूप। हाइपरलूप बहुत तेज से चलने वाली, ये ट्रेन जैसी दिखने वाली चीज़ होती हैं, वैक्यूम में चलती हैं एकदम ये, और ट्यूब के अंदर एक तरह से आप ट्रैवल करते हो। बुलेट ट्रेन भी 300 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 300 350, लेकिन ये तो 1000 1100 तक जा सकती है, 750 900। तो अभी हाइपरलूप चलने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसमें कई सारी कंपनियां आ रही हैं, जैसे वर्जिन हाइपरलूप, और भी कई सारी कंपनियां इसमें आ रही हैं। एलोन मस्क भी एक कंपनी लेके आए थे बीच में। तो हाइपरलूप पर रिसर्च IIT मद्रास करेगा आर्सलर मित्तल के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ पे नमीबियाई चीता, उसके 3 कब्स का जन्म हुआ। शेर, चीता, लेपर्ड, तेंदुआ, इन सब के बच्चों को कब कहा जाता है अंग्रेजी में? कब्स। तो 3 चीते का जन्म हुआ है। ये चीते का नाम पूछा है आपसे, मतलब माँ का नाम पूछा है, जिसके 3 बच्चे हुए हैं, इसका नाम है आशा। इसका नाम है आशा, और ये नमीबिया से चीता आया था यहाँ पे। इवन पिछले साल आपको याद हो, एक ज्वाला नाम का चीता था, माँ थी मतलब ज्वाला, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था, वो भी नमीबिया से आई थी। बाकी हम चीता प्रजनन केंद्र खोल रहे हैं भारत में, बन्नी घास के मैदानों में, कच्छ गुजरात में, चीता ब्रीडिंग सेंटर। और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को होता है, जिस दिन भारत में नौसेना दिवस भी होता है। नौसेना दिवस की सेलिब्रेशन इस बार सिंधु दुर्ग के किले में हुई थी। और अभी केन्या से भी हमने मांगे हैं चीता। केन्या के राष्ट्रपति आए थे, विलियम रूटो भारत आए थे, उनसे भी हमने चीता की मांग करी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? इन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ हाथ मिलाया। ये क्या करता है? रिमोट सेंसिंग करता है, मतलब अंतरिक्ष से धरती की फोटो खींचता है। तो हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये बता देगा, एवरी किलोमीटर हमारी सड़कों पे कितने पेड़ लगे हैं, कितना ग्रीन कवर है वहाँ पे, कितना ग्रीन कवर है, कितने पेड़ हैं, जिससे NHAI ज़्यादा पेड़ लगा सके। यानी सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इमेजेस प्रोवाइड कौन करेगा? ये करेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो इसरो के अधीन काम करता है और हैदराबाद में लोकेटेड है। और NHAI जो है उसको ये बता देगा हर 1 किलोमीटर लेंथ पे ग्रीन कवर कितना है। उत्तर पूर्व से एक ऑल गर्ल्स बैंड ने पहली बार राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर, RDC बोलते हैं, रिपब्लिक डे कैंप, उसमें भाग लिया। तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? RDC दिल्ली में ही होता है हर साल, नई दिल्ली में। और इसमें जो कैडेट सिलेक्ट होंगे फिर वो राष्ट्रपति को सैल्यूट करेंगे 26 जनवरी की परेड में, रिपब्लिक डे परेड में। तो इस बार पहली बार RDC कैंप में नॉर्थ ईस्ट से एक ऑल गर्ल्स बैंड आया था, जिसमें लगभग 45 के आसपास जो हैं गर्ल्स थी। और NCC के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। और NCC बेसिकली हमारा यूथ विंग है इंडियन आर्मी का। NCC 1948 में शुरू हुआ था, और एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका ध्येय वाक्य है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी CCRS जो संगठन है, आयुष मंत्रालय के अधीन काम करता है। इन्होंने किस संगठन के साथ मिलकर स्मार्ट 2 शुरू करा है, जिससे जो टीचर्स हैं उनको आयुर्वेदिक रिसर्च में प्रमोट किया जा सके। यानी कि हम चाहते हैं कि जो टीचर हैं वो आयुर्वेद में रिसर्च करें। तो इन्होंने NCSIM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर स्मार्ट 2 शुरू करा है। पहले स्मार्ट 1 आया था, जिसमें 38 कॉलेजेस के जो टीचर थे वो इंक्लूड किए गए थे। उनसे कहा गया था 10 डिजीज़ कवर करो, 10 डिजीज़ के ऊपर रिसर्च करो। और अब स्मार्ट 2 आ गया है। CCRS ने ये किया है NCSIM के साथ मिलकर। ये NCSIM क्या है? ये नया ही है संगठन, 2021 में बना था NCSIM।
तो इसका यही काम है, मतलब मेडिसिन में या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एंगेज करके रखना। तो CCRS तो बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, ये हमारे आयुष मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो CCARS ने और भी चीज़ें लॉन्च करी थी, जैसे एक स्पार्क प्रोग्राम लॉन्च करा था, जिससे जो बच्चे हैं स्टूडेंट वो आयुर्वेद में रिसर्च करें, आयुर्वेद में रिसर्च। फिर स्मार्ट प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, इसमें जो टीचर हैं वो आयुर्वेद में रिसर्च करें, राइट। और एक इन्होंने PG स्टार नाम का प्रोग्राम चलाया था, जिससे जो PG बच्चे हैं पोस्ट ग्रेजुएट वो आयुर्वेद में रिसर्च करें। तो ये तीनों प्रोग्राम चलाए CCRS ने, और स्मार्ट का वर्जन 2 आ गया है टीचर्स के लिए। इसके अलावा CCRS ने अग्नि योजना शुरू करी। अग्नि योजना यानी आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव यानी अग्नि। इसमें अगेन हम एविडेंस बेस्ड या आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनको आपस में कोलैबोरेट करने, आपस में नॉलेज शेयरिंग करने, और अगर कोई वो पेशेंट ठीक होता है तो उसके सबूत वगैरह इकट्ठे करके उसे पोर्टल पे डालने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं दिनेश त्रिपाठी, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, और आगे जाके हो सकता है नेवी के चीफ फिर यही बन जाएं। इस राज्य की सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव नाम का एक पहल शुरू करी है। गुणोत्सव पहली बार इन्होंने करवाया था 2017 में। इसमें 18,000 से ज़्यादा इवेलुएटर होंगे, टीचर होंगे, समीक्षक होंगे। वो 40 लाख बच्चों की समीक्षा करेंगे असम में। तो असम सरकार ने शुरू करा है गुणोत्सव, और इससे पहले भी वो कई बार कर चुकी है, पहली बार 2017 में ये हुआ था। तो 40 लाख बच्चे जो हैं, जो असम के 43,498 सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं 35 जिलों में असम के, उनकी इवेल्यूएशन किया जाएगा कि उन्होंने प्राथमिक और जो मतलब माध्यमिक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल हैं उनमें क्या सीखा है। तो ये मूल्यांकन उनका किया जाएगा, और ये 3 जनवरी से शुरू हो गया और 8 फरवरी तक गुणोत्सव चलेगा। अगर बच्चे नहीं सीख रहे तो लर्निंग गैप वगैरह आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, यानी शिक्षा का स्तर और ज़्यादा फिर अच्छा बनाया जाएगा, जिससे वो बच्चे जो हैं उनमें कोई लर्निंग गैप ना आए। ये था हमारा 5 जनवरी का वीडियो। मिलते हैं 6 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।